मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जो एक नाटकीय उपन्यास जैसा होगा जिसका मैं कभी हिस्सा नहीं बनना चाहता था। मेरा नाम एस्टेला है, मेरी उम्र 62 वर्ष है और मैंने हमेशा अपने प्रक्षेप पथ को दृढ़ विकल्पों और बहुत सारे प्रयासों के परिणाम के रूप में देखा है। मैंने अपने बच्चों को समर्पण के साथ बड़ा किया, शब्दों से अधिक कार्यों के माध्यम से, क्योंकि मैंने कम उम्र से ही सीख लिया था कि सच्चा प्यार इशारों में व्यक्त होता है। मेरी कम उम्र में आर्टुरो से शादी हो गई, जो एक करिश्माई और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन उसने एक स्यार पक्ष भी छुपाया जिसे मैंने वर्षों तक सहन करना सीखा। मैं लंबे समय से मानता था कि मतभेदों के बावजूद हम भागीदार थे, जीवन के उतार चढ़ाव का एक साथ सामना कर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मुझे इतने क्रूर तरीके से धोखा दे सकता है। हमारे 2 बच्चे थे। सबसे बड़ा, टॉमस, हमेशा बड़े गर्व का स्रोत रहा है, जिम्मेदार, अध्ययनशील और दयालु। जब वह 25 वर्ष का हुआ तो उसने हमें अपनी प्रेमिका क्लारा से मिलवाया। मैं इस तथ्य से आश्चर्यचकित नहीं था कि वह बड़ी थी। टॉमस हमेशा मजबूत, दृढ़निश्चयी महिलाओं की प्रशंसा करता था, लेकिन क्लारा 55 वर्ष की थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आलोचना न करूं, भले ही उसकी किसी बात ने मुझे बहुत परेशान किया हो। यह उम्र नहीं थी, यह नज़र थी, अवमानना और करवाहट का मिश्रण, जैसे कि मैंने अपने खिलाफ कुछ व्यक्तिगत बात रखी हो। मैंने सोचा कि वह शायद कुछ कल्पना कर रही होगी, शायद ईर्ष्या कर रही होगी, इसलिए मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। हालांकि उसने हमेशा यह स्पष्ट किया कि अब मेरे बेटे के जीवन में उसका सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। समय के साथ उनकी शादी हो गई। मैं वहां मौजूद था, ऊपर से मुस्कुरा रहा था और अंदर से चिंतित था। मैंने देखा कि कैसे टॉमस ने आंख मूंद कर उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया। यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए असामान्य बात थी जो हमेशा जानता था कि उसे जीवन में क्या चाहिए। मैंने अपनी बेचैनी को अनुचित पूर्वाग्रहों को जिम्मेदार ठहराते हुए नजरअंदाज करने की कोशिश की, जब तक कि एक प्रकरण ने सब कुछ बदल नहीं दिया। मेरी एक परिचित, जो एक होटल में सफाई पर्यवेक्षक के रूप में काम करती है, ने मुझे यह कहते हुए बुलाया कि उसने आर्टुरो को एक महिला के साथ वहां जाते देखा था जो मैं नहीं थी। वह विस्तार से बताने में झिझक रही थी, लेकिन वर्णन में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब मैंने जोर दिया तो मुझे घबराहट के साथ एहसास हुआ, वह महिला क्लारा थी। दर्द विनाशकारी था। यह सिर्फ आर्टुरो की बेवफाई के बारे में नहीं था, बल्कि मेरे घर के अंदर उसकी प्रेमिका, अब मेरे बेटे की पत्नी, के साथ रहने के अपमान के बारे में था, उन क्षणों में जो पारिवारिक खुशी होनी चाहिए थी। मैंने यादें पलट दी, रूप, रहस्यमय वाक्यांश, सूक्ष्म मुस्कान, सब कुछ समझ में आने लगा। क्लारा संयोग से वापस नहीं लौटी थी, वह बदला लेना चाहती थी। मैंने सही समय का इंतजार किया। एक दिन वह घर पर अकेली आई और बोली कि वह टॉमस के एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहती है। इसे छुपाने का प्रयास मुझे विडंबनापूर्ण लगा। मैंने स्पष्ट सौहार्द के साथ उसका स्वागत किया, कॉफी परोसी और फिर मुझे जो कुछ भी पता था उसे बता दिया। होटल में मुलाकात, मेरे दोस्त की कहानी। पहली बार मैंने देखा कि क्लारा वास्तव में कौन थी। उसने इससे इनकार करने की कोशिश नहीं की। वह बस ठंडे स्वर में मुस्कुराया और अपनी सारी नाराजगी व्यक्त कर दी। उसने कहा कि वह हमेशा मुझसे नफरत करता था, वह इस तथ्य से कभी उबर नहीं पाया कि आर्टुरो ने मुझे चुना था। उसने मुझे चोट पहुंचाने के लिए टॉमस से शादी की, यह दिखाने के लिए कि वह उस चीज को नष्ट कर सकती है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं सदमे में था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने लंबे समय तक इतनी नफरत रख सकता है। मैंने उससे कहा कि अगर वह आर्टुरो चाहती है तो वह उसे पा सकती है, एक ऐसा आदमी जिसने मुझे धोखा दिया और चुपचाप यह सब होने दिया, अपने प्रेमी को बिना उंगली उठाए हमारे बेटे से शादी करते हुए देखा। लेकिन क्लारा उससे प्यार नहीं करती थी। मैंने उसका तिरस्कार किया। वह टॉमस को चाहती थी। मैं हमें अलग करना चाहता था। मैंने तुरंत निर्णय लिया। मैंने उसे अपना घर छोड़ने के लिए कहा। ठीक उसी क्षण हमने प्रवेश द्वार पर कदमों की आहट सुनी। यह टॉमस ही था जो पहले आ गया था और उसने पूरी बातचीत सुनी। वह अचंभे में प्रवेश किया, उसके चेहरे पर दर्द और आक्रोश के निशान थे। क्लारा ने खुद को सही ठहराने, करीब आने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर धकेल दिया। उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। क्लारा पराजित होकर चुपचाप चली गई। टॉमस मेरे साथ रोता रहा। उन्होंने पहले मेरी बात न सुनने, अंधे होने के लिए क्षमा मांगी।
मैंने उसे गले लगाया, यह महसूस करते हुए कि भले ही हम बहुत दर्द से गुजर रहे थे, कम से कम मैंने उसे वापस पा लिया। उस दोपहर घर में एक घना सन्नाटा छा गया, मानो हवा ही भारी हो गई हो। टॉमस सोफे पर बैठ गया, मेरी ओर देखने में असमर्थ हो गया। उसकी आंखें खो गई थी, उसके कंधे झुक गए थे, उसके चेहरे पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का हो जिसने अभी अभी अपने जीवन को टूटते हुए देखा हो। मैं चुप रहा, बस मौजूद रहा। मैं जानता था कि उसे शब्दों की नहीं, साथ की जरूरत है। यह उस तरह का क्षण था जिसमें मात्र उपस्थिति किसी भी भाषण से अधिक कहती है। समय धीरे धीरे बीतता गया, मिनट या शायद 1 घंटा, जब आप दूर से कारों की आवाज, घड़ी की टिक टिक और अभी जो कुछ हुआ था उसकी शांत धड़कन सुन सकते थे। वह रो नहीं रहा था, लेकिन उसकी खामोशी आंसुओं से भी ज्यादा दर्दनाक थी। ऐसा लग रहा था मानो वह अंदर से खाली हो। जब वह आखिरकार बोला, तो उसकी आवाज में एक हिचक भरी फुसफुसाहट थी, मानो उसे शब्दों का उपयोग फिर से सीखने की जरूरत हो। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने समय तक उन्हें लगता था कि क्लारा उनसे प्यार करती है। जिसने आपकी परिपक्वता, जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण, आपकी शांति की प्रशंसा की। उसने कहा कि पहले महीने अविश्वसनीय थे, वह चौकस, रचनात्मक, स्नेही थी। इसने उन्हें विशेष महसूस कराया, उन्हें नौकरी बदलने, साहसिक निर्णय लेने, भावनात्मक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन समय के साथ चीजें बदल गईं। क्लारा हर चीज को नियंत्रित करना चाहती थी, उसके कदम, विचार, दोस्ती। उन्होंने सोचा कि यह असुरक्षा है, जो उम्र के अंतर का परिणाम है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह किसी बड़ी योजना का हिस्सा था। मैंने भारी मन से सब कुछ सुना। मैं उसे सांत्वना देना चाहता था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पर्याप्त सांत्वना नहीं थी जिसने पाया कि प्यार बदला लेने का एक दिखावा मात्र था। मैंने उससे कहा कि प्यार करना और भरोसा करना कमजोरी की नहीं, बल्कि साहस की निशानी है। समर्पण करना एक नेक कार्य है, भले ही दूसरा व्यक्ति इसके योग्य न हो। उस रात मैंने वह कमरा तैयार किया जो कभी उसका था, वही कमरा जहां वह बचपन में सोया करता था। वह बिस्तर जहां वह बुरे सपने के बाद छिप गया था, जहां उसने ठंडी सर्दियों में खुद को ढकने के लिए कहा था। मैंने उसकी देखभाल इस तरह की जैसे कि वह अभी भी वही कमजोर लड़का हो, क्योंकि विश्वासघात के बाद गहरे में वही बचा था। अगले दिनों में टॉमस ने खुद को अलग कर लिया। उन्होंने कॉल करने से इनकार कर दिया, लोगों से मिलने से परहेज किया। मुझसे उन्होंने धीरे धीरे वाक्यों के कुछ हिस्सों में बात की। कभी कभी मैंने खुद से पूछा कि क्या क्लारा ने कभी उससे सचमुच प्यार किया था, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। कोई भी उत्तर बहुत कष्टकारी होगा। मैंने उसके साथ रहने पर ध्यान केंद्रित किया, खाना बनाना, पास में पढ़ना, फिल्में देखना, मौन में हमारे बंधन को फिर से बनाना। लेकिन फिर आर्टुरो वापस आ गया, अकेला, मुरझाया हुआ चेहरा, सिकुड़ा हुआ शरीर। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने खुद को ऑफिस में बंद कर लिया। मुझे पता था कि हमें बात करने की जरूरत है। यह सिर्फ वैवाहिक विश्वासघात के बारे में नहीं था, यह हमारे बेटे को हुए नुकसान के बारे में था। वह शुरू से जानता था कि क्लारा कौन है, जब वह सामने आई तो उसने उसे पहचान लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह था, वह चुप रहना पसंद करते थे, उम्मीद करते थे कि शायद वह बदल गई है। लेकिन अंदर से यह कायरता थी। उन्होंने टकराव से परहेज किया, चीजों को होने दिया। मैंने उससे कहा कि हम साथ नहीं रह सकते। धोखा बहुत गहरा था। इससे न केवल हमारे रिश्ते को नुकसान पहुंचा, बल्कि इसने हमारे बेटे को भी भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। आर्टुरो ने बहस नहीं की, वह बस उठकर चला गया। उनका बाहर निकलना खामोश था, जैसे कोई जानता हो कि वे हार गए हैं। मुझे अजीब सी राहत महसूस हुई, मानो कोई वजन जिसे मैं उठा रहा था और मुझे एहसास भी नहीं था कि वह उठ गया है। थॉमस ने मेरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अब अपने पिता पर भरोसा नहीं है और वह मेरे फैसले को समझते हैं। हमने धीरे धीरे अपने जीवन का पुनर्निर्माण करते हुए साथ रहने का फैसला किया। समय के साथ मैंने अपने बेटे को होश में आते देखा, मजबूत, अधिक चौकस। क्लारा का फिर कभी उल्लेख नहीं किया गया, जैसे कि उसने उसे अपनी याद में कहीं दफन कर दिया हो। लेकिन मुझे पता था कि निशान अभी भी वहाँ थे। कभी कभी मैं उसे रात में रोते हुए या बाथरूम में बहुत अधिक समय बिताते हुए सुनता था। हर चीज ने प्रभाव के आकार का संकेत दिया। मैं दिनचर्या पर अड़ा रहा, सादा भोजन, पार्क में घूमना,
छोटी छोटी गतिविधियां जो हमें स्थिर रखती थीं। यह सबसे शांत अवधि थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि इस मौन में हम उन सभी चीजों का पुनर्निर्माण करते हैं जिन्हें उन्होंने नष्ट करने की कोशिश की थी। दिन स्थिर हो गए, जैसे तूफान के बाद समुद्र। प्रत्येक सुबह के साथ जीवन को एक नया मौका मिलता है। टॉमस काम पर वापस चला गया, पहले घर पर, फिर धीरे धीरे चला गया। कंपनी ने उन पर भरोसा किया और इससे उन्हें दुनिया में अपनी जगह दोबारा हासिल करने की ताकत मिली। कभी कभी रातें अभी भी कठिन होती थीं, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से दर्द का सामना किया, मौन और एकांत में। एक दिन आर्टिरो कुछ सामान लेने के लिए वापस आया। वह बिना एक शब्द बोले मेरे पास से चला गया। उसकी हुकी हुई आंखें किसी भी बहाने से कहीं अधिक कह गईं। वह अपने बक्से ऐसे ले गया जैसे उसे पता हो कि वह अब वहां नहीं है। मैंने उसे उसी उदासीनता के साथ जाने दिया जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होती है जिसके दिल में अब जगह नहीं है, और वह गायब हो गया। उसने न तो टॉमस की तलाश की, न ही मेरी। उनकी चुप्पी हर बात की अंतिम पुष्टि थी। क्लारा ने भी पुनः प्रकट होने का प्रयास किया। उसने संदेश भेजे, अज्ञात नंबरों से फोन किया, कभी कभी इमारत के पास दिखाई दिया। लेकिन टॉमस ने हार नहीं मानी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने सुझाव दिया कि हम सब कुछ रोक दें, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसे देखने की जरूरत है, दूर से भी। उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि उसे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, कि वह उस पर अपनी शक्ति खो चुकी है। और मैंने स्वीकार किया, कष्ट के साथ, लेकिन मैंने इसे स्वीकार किया, क्योंकि सच्ची चिकित्सा के लिए उस चीज का सामना करना पड़ता है जो हमें चोट पहुंचाती है। कुछ ही समय बाद टॉमस ने मुझे बताया कि वह किसी से मिल रहा है, कैमिला नाम की एक सहकर्मी। उन्होंने उसके बारे में सावधानी से बात की, बिना किसी अपेक्षा के, लेकिन उनकी आंखों में चमक के साथ जो मैंने लंबे समय से नहीं देखी थी। यह सिर्फ बातचीत थी, कॉफी ब्रेक, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन वहां कुछ आशाजनक लग रहा था। मैंने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, प्यार को दर्द के लिए पैच के रूप में नहीं, बल्कि स्वस्थ होने के परिणाम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच मैं भी चेंज कर रहा था। मैं हल्का महसूस कर रहा था, पुरानी भूमिकाओं से कम बंधा हुआ था। मैंने सिर्फ एक माँ या पत्नी बनना बंद कर दिया। मैंने अपने अंदर की महिला को फिर से खोजा। मैंने अधिक चलना, अकेले बाहर जाना, पढ़ना, फिल्में देखना शुरू कर दिया। घर में जो सन्नाटा पहले घुटन भरा था, अब शांति थी। पर्यावरण को प्रकाश और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तनाव दूर हो गया। टॉमस और मैं जीवित बचे, और न चाहते हुए भी हमने एक नया घर बनाया, अधिक ईमानदार और शांतिपूर्ण। एक शनिवार की दोपहर, जब मैं पौधों को पानी दे रहा था, मैंने उसके कमरे से खुश संगीत सुना। मुस्कान। यह एक स्पष्ट संकेत था, जीवन लौट रहा था। घाव ठीक हो जाते हैं। आत्मा स्वयं के पुनर्निर्माण पर जोर देती है। वर्षों में पहली बार मुझे शांति महसूस हुई, और मैंने सीखा कि सबसे गहन परिवर्तन इस तरह आते हैं, बिना शोर के, धीरे धीरे जगह घेरते हुए। एक दिन आपको बस एहसास होता है, जो चोट लगी वह अब दर्द नहीं देती। जिस युवा को मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, वह अब एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अभी अभी अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई का सामना किया था और भविष्य की झलक देखना शुरू कर दिया था। नई आंखों के साथ कैमिला की उपस्थिति हमारी बातचीत में और अधिक स्थिर हो गई। यह किसी थोपे हुए दंग से प्रकट नहीं हुआ, बल्कि कुछ प्राकृतिक, जीवन की आवश्यक चीजों की तरह, जो बिना थोपे प्रकट होता है। उसने धीरे धीरे कैमिला के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जैसे कि वह अतीत के उन्हीं भ्रमों में पड़े बिना खुद को फिर से महसूस करने की अनुमति दे रहा हो। उन्होंने मुझे बताया कि वह मधुर थीं, लेकिन साथ ही दृढ़ थीं। उनकी राय अच्छी तरह से परिभाषित थी और वह अन्याय बर्दाश्त नहीं करती थीं। उन्होंने लंबे समय में पहली बार उनके बारे में ऐसे व्यक्ति के रूप में बात की जो विवेकशील थी, जिसे घोटालों को पसंद नहीं था, ऐसा व्यक्ति जो उनका सम्मान करता था और उन्हें ऐसा महसूस कराता था कि उनकी बात सुनी जाती है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस सुना। यह जिज्ञासा की कमी के कारण नहीं, बल्कि सम्मान के कारण था। क्लारा के साथ जो कुछ भी उसने किया उसके बाद, वह जानता था कि टॉमस को कैमिला को अपने तरीके से खोजने की जरूरत है, बिना किसी के कुछ भी पूर्वानुमान लगाने की कोशिश किए। महत्वपूर्ण बात यह थी कि इलाज उसके हावभाव में दिखाई देने लगा, उसके चलने के हल्के तरीके में, उसके बोलने के शांत तरीके में, यहाँ तक कि उस हंसी में भी जो उसके होंठों से बिना देखे फिसल गई। एक रात,
काम के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वे रात के खाने के लिए बाहर गए थे, घंटों बातें की, किशोरों की तरह हंसे, लेकिन वयस्कों की तरह गहराई से भी बात की, जो गेम खेलने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। पहली बार मैंने अपने बेटे को बिना किसी डर के उत्साहित देखा, मानो उसकी आंखों में आशा की चमक लौट आई हो। मैं कृतज्ञता की भावना के साथ सोने चला गया, एक प्रकार की कृतज्ञता जो मैंने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। हालांकि ऐसा कैमिला के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि मेरा बेटा जीवन में फिर से दूसरों पर भरोसा करना शुरू कर रहा था। अपनी ओर से मैंने कई चीजों की समीक्षा करना शुरू कर दिया जिन्हें मैंने वर्षों से छोड़ दिया था। मैं फिर से पुराने दोस्तों के करीब आ गया। मैंने सिरेमिक कक्षाएं लीं जिन्हें मैंने तब छोड़ दिया था जब बच्चे छोटे थे। मैंने घर की गहराई से सफाई की, उन वस्तुओं को हटा दिया जिनमें केवल धूल जमा होती थी और यादें जिन्हें अब मुझे ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मैं भी अंदर से, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी को कुछ दिखाए, बस एक शांति के साथ पुनर्जन्म ले रहा था जो इस निश्चितता से आई थी कि अब कुछ ऐसा होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है जो मैं नहीं था। एक दिन मुझे एक पत्र मिला। वापसी का कोई पता नहीं था, लेकिन लिखावट परिचित थी। यह एक साधारण लिफाफा था, बिना किसी सजावट के, बिना किसी वादे के। उसने मुझे बताया कि वह जा रही है, कि उसने विदेश में नौकरी स्वीकार कर ली है और हम शायद फिर कभी एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। वह इस बारे में बात कर रहा था कि कैसे उसने मुझे जो पसंद था उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने खुद को नष्ट कर लिया। उसने मुझसे कहा कि वह माफी की उम्मीद नहीं कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसके लायक नहीं थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसे छोड़ देना चाहिए। मैंने खुशी, राहत या किसी भी प्रकार के बदले की भावना के बिना चुपचाप पत्र पढ़ा, जो मैं पहले से ही जानता था उसकी पुष्टि मात्र। कुछ लोग नहीं जानते कि प्यार क्या है, और अगर इसे समय पर नहीं रोका गया तो नाराजगी जीवन भर बर्बाद कर सकती है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैंने पत्र नहीं रखा। एक कहानी के समापन के हिस्से के रूप में मैंने इसे टुकड़ों में फाड़ दिया और कूड़े में फेंक दिया। क्रोध से नहीं, संकट की भावना से। मैंने टॉमस को बताया कि क्या हुआ था, और उसने बिना ज्यादा कुछ कहे चुपचाप मेरी बात सुनी। उसने बस सिर हिलाया और मुझसे कहा कि अब उसे इसकी परवाह नहीं है कि उसने क्या किया और वह उसके बारे में और अधिक जानना नहीं चाहता। उनकी ऊर्जा अन्य चीजों की ओर, अन्य स्थानों की ओर, एक नए जीवन की ओर निर्देशित थी, और इस नए जीवन का निर्माण दृढ़ कदमों से होने लगा। कुछ महीने बाद कैमिला ने हमसे मिलना शुरू किया, पहले दोपहर की कॉफी के लिए, फिर रविवार के रात्रिभोज के लिए, और अंतर टॉमस के साथ सप्ताहांत की छुट्टी के लिए। शुरू से ही मुझे वह पसंद थी, इसलिए नहीं कि वह परफेक्ट थी, बल्कि इसलिए कि वह सच्ची थी। उसने मित्रता का दिखावा नहीं किया, नहीं, उसने अपनी मधुरता को बयां चाहकर बताया, उसने खुद को वैसा ही दिखाया जैसा वह थी, और इससे मुझे मानसिक शांति मिली। मैंने देखा कि वह मेरे बेटे को सम्मान की दृष्टि से देखती थी, स्वामित्व की दृष्टि से नहीं। उसकी आंखों में कोमलता थी, लेकिन सच्ची प्रशंसा भी थी, मानो उसने टॉमस में वही चीज देखी हो जो मैं हमेशा देखता था। दोनों सावधान थे, कोई जल्दबाजी में किए गए वादे या भव्य संकेत नहीं थे, केवल निरंतरता और वास्तविक रुचि थी। मेरे लिए यह किसी भी घोषणा से अधिक मूल्यवान था। कभी कभी मैं उन्हें रसोई से चुपचाप बातें करते, शराब साझा करते, किसी श्रृंखला पर टिप्पणी करते हुए देखता था। यह आश्चर्यजनक था कि सब कुछ कैसे बदल गया था। इस तरह के गहरे विश्वासघात से एक नया स्थान उभरा, साफ, गर्म, जैसे कि दर्द ने जो कुछ बचा था उसे धो दिया था और हमें आवश्यक चीजों से शुरुआत करने के लिए मजबूर किया था। एक दोपहर, जब हम पार्क में घूम रहे थे, टॉमस ने मुझे बताया कि उसने कैमिला के साथ रहने की योजना बनाई है। मैं उसके साथ एक जगह साझा करना चाहता था, कुछ नया शुरू करना चाहता था, शांति से, लेकिन प्रतिबद्धता के साथ। मैंने उससे कहा कि मैं उसके लिए खुश हूं और उसे मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वह खुश रहने का हकदार था। उसने मुझे गले लगाया, और यह एक लंबा, मजबूत आलिंगन था, ऐसा जो एक चक्र के अंत का प्रतीक है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि एक सुरक्षात्मक मां के रूप में मेरी भूमिका अब आवश्यक नहीं रही, और अब मैं नायक बने बिना अपने बेटे के जीवन को देख रही हूं। इससे उसके प्रति मेरा प्यार कम नहीं हुआ, इसके विपरीत इसने मुझे बिना किसी डर के प्यार का एक नया स्थान दिया। टॉमस के कैमिला के घर में चले जाने के बाद घर शांत हो गया। यह परित्याग या उदासी का सन्नाटा नहीं था, बल्कि वह सन्नाटा था जो तब आता है जब सब कुछ अपनी सही जगह पर होता है।
मैं सुबह उठता था और धीरे धीरे चल सकता था, खिड़की से बाहर देखते हुए कॉफी पी सकता था, वॉल्यूम कम किए बिना संगीत बजा सकता था ताकि किसी को परेशानी न हो। घर अलग था, अब यह मेरा घर था और लंबे समय में पहली बार मुझे ऐसा महसूस होने लगा। समय समय पर टॉमस मुझसे मिलने आते थे, कभी कभी अकेले, कभी कभी कैमिला के साथ। वे शराब लाए, हमने किताबों के बारे में बात की, हमने साथ मिलकर खाना बनाया। हमारे बीच एक नई सामान्य स्थिति थी, रहस्यों के तनाव और उस अदृश्य असुविधा से मुक्त जो कभी अपरिहार्य लगती थी। मुझे उन्हें एक साथ देखना अच्छा लगा। कैमिला के पास टॉमस को देखने का एक ऐसा तरीका था जिसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वह उसे ऐसे देखती कि मानो उसके पास जो कुछ भी है, वह उसकी कद्र करती है, बिना किसी दिखावे के। उन्होंने कभी भी अतीत के बारे में बात नहीं की, नहीं क्लारा का उल्लेख किया, जैसे कि वह कहानी एक बंद जगह पर रह गई हो, जिसे अब फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी बदलने लगा, अचानक नहीं, बल्कि एक सौम्य जागृति की तरह। मैंने उन चीजों को स्वीकार करना शुरू कर दिया जिन्हें मैं पहले अस्वीकार कर देता था। दोस्तों के साथ एक यात्रा, एक खाना पकाने की कक्षा जिसने मुझे कल्पना से अधिक उत्साहित किया, एक लेखन कार्यशाला जहां मैं लंबी, कठिन कहानियों वाली महिलाओं से मिला। मुझे उनकी कहानियां सुनना अच्छा लगता था। मुझे एहसास हुआ कि हम सभी ने डर या आदत के कारण ऐसे लोगों से बहुत अधिक प्यार किया है, जिन पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने उन चीजों के बारे में लिखना शुरू किया जो मैंने पहले कभी नहीं बताई थी, मेरी युवावस्था की कहानियां जिन्हें मैंने दशकों तक अपने पास रखा था। यह उपचारात्मक और मुक्तिदायक था। कभी कभी, कार्यशालाओं के बाद, वह घर आती और शराब का गिलास लेकर लिविंग रूम में अकेली बैठ जाती और रात की आवाजें सुनती। मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे अपनी उपस्थिति महसूस हुई। कुछ ऐसा जो वर्षों तक माँ और पत्नी की भूमिका से ढका रहा, हमेशा दूसरों को आगे रखता था। आर्टिरो दूर रहा। मैंने सुना है कि वह दूसरे शहर में चला गया है और उसने फिर कभी मुझसे संपर्क नहीं किया। मुझे लगता है कि वह अपनी चुप्पी में समझ गया था कि उसने जो तोड़ा है, उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उनकी अनुपस्थिति से मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बस एक नया पन्ना बदल गया, एक कठिन लेकिन आवश्यक सबक। क्लारा के जाने के 1 साल बाद, टॉमस और कैमिला ने मुझे एक विशेष रात्रिभोज पर आमंत्रित किया। मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैंने अच्छे कपड़े पहने, बिना यह सोचे कि वह रात मेरे लिए एक और बदलाव लाएगी। जब मैं पहुंचा, तो सब कुछ तैयार था, विवरण, नरम रोशनी, फूल, एक सुंदर मेज। वहीं पर उन्होंने मुझे खबर दी, वे शादी करने जा रहे हैं। कोई विलासिता नहीं, कोई बड़ी पार्टियां नहीं, बस उन लोगों के साथ जो वास्तव में मायने रखते हैं। वे चाहते थे कि मैं वहां अग्रिम पंक्ति में रहूं। कैमिला ने भावनाओं से भरी आंखों से मुझसे कहा कि वह पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरी उपस्थिति चाहती है, कि वह मुझे अपने नए परिवार के एक मूलभूत हिस्से के रूप में देखती है। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। मैंने बस उसे गले लगाया, एक दोस्त के रूप में नहीं, एक बहू के रूप में नहीं, बल्कि एक बेटी के रूप में, क्योंकि मुझे उसमें प्यार का एक ऐसा रूप मिला जो मैंने कभी नहीं जाना था। पूर्ण प्रेम नहीं, बल्कि वह जो बिना किसी वादे के भर देता है, जो अंतरालों को भरने की कोशिश नहीं करता, बल्कि साथ चलने की कोशिश करता है। अगले महीने भावनाओं और शांति का मिश्रण थे। मैंने शादी की तैयारियों, सरल लेकिन सार्थक चीजों में मदद की। हमने मिलकर पोशाक, सेंटरपीस, रंग चुने। यह एक ऐसा चरण था जिसने मुझे उपयोगी, किसी खूबसूरत चीज का हिस्सा महसूस कराया। कोई तनाव नहीं था, बस स्नेह और सहयोग था। शादी छोटी थी, बाहर बगीचे, गर्म दोपहर, मधुर संगीत के वादे के साथ। हंसी, खूब हंसी। समारोह के दौरान टॉमस ने कई बार मेरी ओर देखा। हर बार जब ऐसा हुआ, मुझे लगा कि मेरा दिल चौड़ा हो गया है। गर्व से नहीं, बल्कि राहत से, यह जानकर कि सब कुछ ठीक था। मैं उस जगह पहुंच गया था जहां वह शादी के बाद अब बिना किसी डर के रह सकती थी। मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन स्नेह हमेशा दिखा। मुझे अब उनकी इतनी परवाह नहीं रही। मैंने विश्वास को बहने देना सीखा, क्योंकि मैं समझ गया कि परिपक्व प्रेम खुद को थोपता नहीं है, बल्कि साथ देता है, मांग नहीं करता, बल्कि सम्मान करता है। मैंने जो कुछ भी अनुभव किया, उससे यह सबसे बड़ा सबक था। मैं एक शांत, अधिक आत्मविश्वासी, अधिक शांतिप्रिय महिला बन गई, बिना सब कुछ अकेले ढोने के बोझ के, बिना हर चीज को समझने की आवश्यकता के। मैंने सीखा कि हमेशा उत्तर नहीं होते हैं,
और कभी कभी दागों को छुपाए बिना उनके साथ जीना जरूरी होता है, क्योंकि वे हम जो है उसका हिस्सा है। और इसलिए मैं चला गया, दिन ब दिन। वह घर, जो कभी दर्दनाक यादों से भरा हुआ था, अब दुखदाई नहीं रहा। जीवन, हालांकि मेरी कल्पना से भिन्न था, अंततः मेरा हो गया। शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। समय अब घावों से चिह्नित नहीं था और छोटे दैनिक उत्सवों से भरा होने लगा। ऐसी कोई तारीखें नहीं थीं जो वजन बयाती थीं, नहीं ऐसे जन्मदिन थे जो दर्द का कारण बनते थे। वर्तमान पर्याप्त हो गया और भविष्य अब मुझे चिंता का कारण नहीं बना। एस्पेरांजा, टॉमस और कैमिला अपने संक्षिप्त हनीमून से अधिक एकजुट, अधिक शांत होकर लौटे, एक ऐसी जटिलता के साथ जो भव्य इशारों के माध्यम से नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में बनाई गई है। वे सप्ताहांत में मुझसे मिलने आए, अपनी यात्रा से छोटे छोटे उपहार लेकर आए। एक हाथ से बुना हुआ स्कार्फ, नई खुशबू वाली चाय का एक डिब्बा, एक हस्तलिखित कार्ड। वस्तुओं से अधिक इस भाव ने मुझे प्रभावित किया, क्योंकि मैं जानता था कि वे मेरे बारे में गहराई से, अपने नए जीवन के एक सक्रिय भाग के रूप में सोचते थे। उस दोपहर के भोजन के बाद उन्होंने मुझे दूसरी खबर दी। वे एक बड़ी जगह की तलाश में थे, वे एक परिवार शुरू करना चाहते थे। यह कोई बड़ा रहस्योद्घाटन नहीं था, नहीं कोई गंभीर क्षण। उन्होंने इसके बारे में भावनाओं से कहीं अधिक गहरी बातों से भरी आंखों से बात की। शब्दों में निर्णय था, परिपक्वता थी, एक इच्छा थी जो दबाव से नहीं बल्कि साझा दृढ़ विश्वास से पैदा हुई थी। उन्हें सुनकर मुझे भावनाओं का मिश्रण महसूस हुआ, खुशी, बेशक, गर्व, कोमलता, लेकिन एक उदासी भी जिसे समझाना मुश्किल है। तब मुझे एहसास हुआ कि टॉमस अब वह लड़का नहीं रहा जो कार्टून देखने के लिए मेरे साथ सोफे पर लेट जाता था। वह एक आदमी बन रहा था, अपना परिवार शुरू करने के लिए तैयार था। और इसके साथ ही, अनिवार्य रूप से, मेरा स्थान बदल गया। यह अब उनके जीवन का केंद्र नहीं था, बल्कि हाशिए पर विवेकपूर्ण समर्थन था। यह स्वाभाविक होते हुए भी मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने बस उन्हें गले लगाया और बताया कि मुझे बस इतना ही सुनना था कि वे ठीक हो जाएंगे। मैंने इसे अपनी हड्डियों तक महसूस किया, जैसा कि केवल एक माँ ही कर सकती थी, और यह सच था। वे सरल और सशक्त तरीके से एक दूसरे के पूरक थे। उन्हें बड़े शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे एक दूसरे का गला घोंटने के बिना एक दूसरे का ख्याल रखते थे। उनके बीच का संबंध स्पष्ट और सम्मानजनक था, एक परिपक्व प्रेम, बिना किसी आरोप के। अगले महीने नौकरशाही, रियल एस्टेट एजेंसियों के दौरे और कागजी कार्रवाई के मिश्रण में बीत गए। कैमिला और टॉमस एक खूबसूरत अपार्टमेंट में चले गए, जिसमें पौधों से भरी एक छोटी बालकनी थी। उन्होंने मुझे पहले सप्ताहांत में आमंत्रित किया, जबकि सब कुछ अभी भी ठीक नहीं था। हम डिब्बों में खाएंगे, बेमेल गिलासों में टोस्ट करेंगे और खूब हंसेंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे वह स्थान पहले से ही एक घर था, क्योंकि आवश्यक वस्तुएं वहां मौजूद थीं। जल्द ही कैमिला का रूप बदलना शुरू हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने उसके शरीर, उसके हावभाव, उसके बैठने के तरीके में बदलाव देखा। मुझे उसके बताने से पहले ही पता था। यह एक गहन अंतर्ज्ञान था जो समय के साथ नष्ट नहीं होता। एक दिन उन्होंने मुझसे पुष्टि की कि वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने चमकती आंखों से हाथ पकड़कर मुझसे कहा, मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मुझे अपने अंदर कुछ खुला हुआ महसूस हुआ। एक नया स्थान, कोमलता से भरा हुआ। जब उन्होंने मुझे एक साथ गले लगाया, तो यह बिना किसी दुरेक के शुद्ध खुशी का क्षण था। ऐसा लग रहा था मानो हम जो कुछ भी कर रहे थे वह इस क्षण तक पहुंचने के लिए था। यह जानते हुए कि मैं दादी बनूंगी, एक पल में मेरा पूरा अतीत बदल गया। अगले महीने सरल इशारों से भरे हुए थे। मैं वहां मौजूद था, उनके स्थान पर आक्रमण किए बिना। मैं अल्ट्रासाउंड के पास गया, खाना बनाया जिसे कैमिला बिना किसी समस्या के खा सकती थी, और खरीदारी के लिए सामान तैयार रखा। जब मैंने देखा कि वे थक गए थे, मैं वहां था, लेकिन भारहीन। टॉमस पिता बनने की तैयारी कर रहा था। मैंने उसे पालना जोड़ते हुए देखा, और मुझे याद आया जब वह छोटा था तो लिविंग रूम में ब्लॉक महल बनाता था। अब यह कोई खेल नहीं रहा। वह अपनी बेटी का पालन पोषण कर रहा था। जब उन्होंने मुझे बताया कि यह एक लड़की होगी, तो मेरे दिल की धड़कन अलग हो गई। मेरी एक पोती होगी। कहानियां सुनाने, गाने गाने, पुरानी तस्वीरें दिखाने का विचार, यह एक चक्र को बंद करेगा और दूसरे को खोलेगा। जब उन्होंने नाम चुना,
तो उन्होंने एक विशेष मुस्कान के साथ मुझसे कहा, एलिसा। सरल, संगीत में एक ऐसा नाम जो हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता था। बच्चे का जन्म करीब आ रहा था और इसके साथ ही शांति का एहसास भी हो रहा था। मुझे अब भविष्य या अतीत का डर नहीं रहा। मैं बदल गई थी, एक ऐसी महिला जिसने बिना नाराजगी के सब कुछ छोड़ देना सीख लिया, जो कुछ बचा था उससे निर्माण करना सीख लिया, भले ही वह थोड़ा सा ही क्यों न हो। जन्म से पहले आखिरी सप्ताह मैं उनके साथ रहा। कैमिला थकी हुई थी, टॉमस घबराया हुआ था। मैंने वही किया जो मैं कर सकता था, भोजन तैयार करना, हल्का संगीत बजाना, बच्चों के कपड़े मोड़ना। पिछले परिवर्तनों की तरह एक शांत तनाव था। फिर वह दिन आ गया। गर्मियों की एक सुबह फोन बजा। टॉमस ने कांपती आवाज में कहा कि वे अस्पताल जा रहे हैं। मैंने एक टैक्सी ली और वहां गया। अंतहीन घंटों तक इंतजार करते हुए टॉमस एक ऐसी मुस्कान के साथ प्रकट हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कैमिला ठीक थी और एलिसा पहले से ही यहाँ थी। उस दोपहर मैंने उसे पहली बार देखा, इतनी छोटी, इतनी नाजुक, इतनी उत्तम। जब मैंने एलिसा को अपनी बाहों में लिया तो मुझे ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उस क्षण तक हमने जो कुछ भी अनुभव किया था वह सब मुझे वहां लाने के लिए किया गया प्रतीत होता था। वह मेरी बाहों में पूरी तरह फिट हो गई। मैंने उसे अत्यंत देखभाल के साथ रखा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की निश्चितता के साथ जो बिना शर्त और अद्वितीय प्यार महसूस करता है। थकी हुई लेकिन दीप्तिमान कैमिला ने टॉमस का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने शब्दों के बिना नज़र और हावभाव के साथ संवाद किया, जैसा कि केवल वे ही कर सकते हैं जिन्होंने जीवन के लिए खुद को चुना है। उनके सामने बैठकर जब एलिसा मेरी छाती पर सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी विशाल चीज का हिस्सा हूं। पहले कुछ दिनों में मैं शामिल हो गया, लेकिन हमेशा उनके स्थान का सम्मान करता रहा। मैं एक शांत उपस्थिति वाला व्यक्ति था, बुलाए जाने पर मदद करता था, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूर चला जाता था। जब कैमिला को आराम की जरूरत थी, मैंने बिना किसी समस्या के रात के दौरान एलिसा को हिलाया। उसके साथ मेरा रिश्ता तात्कालिक था, अपने बच्चों के लिए मेरे द्वारा महसूस किए गए प्यार की प्रतिध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि कुछ नए और अप्रत्याशित के रूप में। ऐसा लग रहा था जैसे एलिसा ने मुझे कहीं गहराई से पहचान लिया हो, मानो हमारी आत्माएं पहले मिल चुकी हों। टॉमस पूरी तरह से बदल गया है। एलिसा का आगमन उसके लिए कुछ नया लेकर आया। उसने उसे देखा, उसे हिलाया, उससे बात की जैसे कि वह पहले से ही जानता था कि वह उसे समझती है। वह अधिक संतुलित, अपने बारे में अधिक आश्वस्त, मजबूत और शांत उपस्थिति वाला था। जब वह काम से लौटा तो उसने एलिसा को बिना किसी हड़बड़ी, बिना किसी शिकायत के अपनी बाहों में ले लिया। मैंने उसे उस आदमी में बदलते देखा जिसके बारे में मैं हमेशा से जानता था कि वह ऐसा ही होगा। अब अनुमोदन चाहने वाला बेटा नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी पिता है जो स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेता है। मेरा घर भी बदल गया था। यह अब किसी भागने वाले की शरणस्थली नहीं थी, बल्कि उन लोगों द्वारा चुनी गई जगह थी जिन्हें शांति मिल गई थी। मैंने अधिक समय अकेले बिताया, पढ़ना, लिखना, अपने लिए खाना बनाना। समय समय पर मैं पुरानी तस्वीरों के बक्सों को देखता और स्मृति चिन्हों को देखकर मैंने जो कुछ भी अनुभव किया उसके लिए आभारी महसूस करता। मुझे एक बार आर्टुरो की मुस्कुराते हुए एक तस्वीर मिली और मुझे गुस्सा या दुख महसूस नहीं हुआ। मुझे बस याद आया कि मैं कौन था और कितना बड़ा हो गया हूँ। समय बीतता गया। एलिसा बड़ी हुई, रेंगना शुरू किया और जल्द ही अपना पहला कदम उठाया। कैमिला और टॉमस ने इसे फिल्माया और मेरे साथ साझा किया, लेकिन मुझे पहले से ही पता था, क्योंकि मैंने इसे उसकी आंखों में देखा था, जिस तरह से वह आगे बढ़ी थी। मैं तैयार था। समय कटता नहीं, समय उड़ जाता है। मैं मौजूद था, लेकिन अब आवश्यकता से नहीं, बल्कि स्नेह से। मैं बिना किसी जुनून के, बिना आक्रमण किए दादी बनी, लेकिन हमेशा वहां मौजूद रही। कैमिला और मैंने अधिक बातचीत करके, अपनी चिंताओं, अपने डर को साझा करके अपनी दोस्ती को मजबूत किया। मैंने कुछ भी हल करने की आवश्यकता के बिना सुन लिया, और इसके साथ ही मैंने उनमें एक मजबूत, संवेदनशील और बुद्धिमान महिला देखी। बदले में टॉमस बदल गया था। अब उसे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रही। वह एक सुसंगत और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बन गए थे। जीवन अच्छा था और मुझे पता था कि मैं सही जगह पर था। अतीत अब मुझे परिभाषित नहीं करता। वह उतार चढ़ाव वाली पूरी कहानी का हिस्सा था, लेकिन अंत में मुझे शांति मिली।
भावनात्मक तर्क जिसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने स्वयं के कई संस्करणों का अनुभव किया है। मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं एक नई महिला के रूप में नहीं, बल्कि एक संपूर्ण, वास्तविक महिला के रूप में पुनर्निर्मित हुई थी, निशानों के साथ, यह दिखाने के डर के बिना कि जो कभी दर्द था वह अब स्मृति बन गई है, और जो कभी क्रोध था वह अब परिप्रेक्ष्य है। मौसम बीतते गए और प्रत्येक नए साल के साथ एलिसा विकसित हुई, और उसके साथ मेरे अंदर भी कुछ विकसित हुआ। उनके प्रत्येक जन्मदिन ने मेरे जीवन के एक और चरण के मौन समापन को भी चिह्नित किया। उनका मुझे गले लगाने का तरीका, मेरी तलाश करना, मेरी ओर दौड़ती पार्टियों पर उनकी चौकस निगाहें मुझे हमेशा उस जगह पर वापस ले जाती थीं जहां मुझे उपयोगी लगता था, बिना कुछ भी साबित करने की आवश्यकता के। मैं सिर्फ एक चिंतित दादी नहीं थी, बल्कि एक स्तंभ, एक जड़, प्यार का एक संदर्भ थी। कैमिला और टॉमस ने मुझे हर चीज का हिस्सा महसूस कराया, महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुझसे सलाह ली, मुझे अपनी योजनाओं में शामिल किया और प्रत्येक उत्सव में मुझे जगह दी। वह कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, वह दायित्व के कारण परिवार का सदस्य नहीं था, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके करीब वे रहना चाहते थे, क्योंकि इतिहास था। हाँ, लेकिन सबसे ऊपर स्नेह। यह सच है कि अराजकता के बाद हमने जो बनाया वह किसी भी सथी बंधन से अधिक मजबूत था। सथी तौर पर हम अभी भी एक कठिन रास्ते पर एक साथ चलते हुए, बिना हार जाने के एकजुट थे। कभी-कभी जब एलिसा मेरी बाहों में सो जाती थी, तो मैं उन सभी चीजों के बारे में सोचता था जो मैं लगभग खो चुका था। मुझे अंधेरी दोपहरें याद आती थीं, जब क्लारा अभी भी मौजूद थी, जब मेरी बेटी मुझ पर विश्वास नहीं करती थी, जब आर्टुरो चुप थी और दुनिया ने मुझे अन्याय की खाई में धकेल दिया था। लेकिन इससे मुझे अब कोई दुख नहीं होता, क्योंकि आज मेरे पास जो कुछ है उसे समझने के लिए यह सब आवश्यक था। शून्यता को जाने बिना पूर्णता नहीं होती। गहरा प्यार है। अगर मैं आर्टुरो के परित्याग से नहीं गुजरा होता, तो मैं वह नहीं होता जो मैं अब हूँ। मुझे उस पर कभी दया नहीं आई, संतुष्टि नहीं हुई। बस एक निश्चितता है कि ऐसे लोग हैं जो अपने इतिहास से जुड़े रहना चुनते हैं। उन्होंने नियंत्रण न लेने का निर्णय लिया और यह उनका वाक्य था, मेरा नहीं। मैंने कुछ और चुना। मैंने ठीक होना चुना, मैंने ईमानदार होना भी चुना। वह गायब हो गया, पूरी तरह से गायब हो गया, उससे संपर्क करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, कोई छिपा हुआ संदेश नहीं दिया गया। समय ने उसे वैसे ही खींच लिया, जैसे वह उस चीज को खींच लेता है जिसकी कोई जड़ नहीं होती। मैं जानता हूं कि टॉमस अपना नाम ढूंढने के लिए वापस नहीं लौटा और यह कहकर उसने बिना किसी नफरत के दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसने बस यह तय कर लिया कि वह मेरे जीवन में और कोई जगह पाने का हकदार नहीं है, न तो मेरे मन में, नहीं मेरे शब्दों में। और बदले में मेरा जीवन खुद को कुछ नया आकार दे रहा था। मैंने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया, जैसा मैंने दशकों से नहीं किया था। मैंने न केवल डॉक्टरों या परीक्षाओं के साथ, बल्कि सरल इशारों पर भी खुद पर ध्यान देना शुरू किया। मैंने बेहतर खाया, अधिक सोया, खुद को चुप रहने दिया, परित्याग जैसा महसूस किए बिना। मुझे लक्ष्यहीन होकर चलना, चौराहे पर किताब लेकर बैठना, बिना हड़बड़ी के समय गुजारना पसंद था। मैं अब समय के साथ युद्ध में नहीं था, वह मेरा सहयोगी बन गया। मैंने और अधिक लिखना शुरू कर दिया, अतीत के विचारों और छवियों को नोटबुक में भरना शुरू कर दिया, अपनी स्मृति को पुनर्गठित किया। कभी-कभी जो मैंने लिखा था उसे दोबारा पढ़ते समय मैंने खुद को रोते हुए पाया, दुख के कारण नहीं, बल्कि पहचान के कारण, क्योंकि उन शब्दों के साथ मैं संपूर्ण था, अपनी सभी परतों के साथ। और वह समय के साथ सबसे बड़ी उपलब्धि बन गई, खुद को पूरी तरह से, बिना किसी डर के जानना। एलिसा ने मुझसे सवाल पूछना शुरू कर दिया, ऐसे सवाल जो केवल आत्मविश्वास से भरे बच्चे ही पूछते हैं। मैं जानना चाहता था कि मेरा बचपन कैसा था, मेरे पिता बचपन में कैसे थे, और क्या मुझे कभी दुर्ख हुआ। मैंने हर बात का उत्तर ईमानदारी से, सावधानी से दिया, क्योंकि मैं जानता था कि उसे सच्चाई से सुरक्षा की नहीं, बल्कि स्नेह की जरूरत है। एक दोपहर, जब हम साथ मिलकर पेंटिंग कर रहे थे, उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे बूढ़े होने का डर है। मैंने कहा नहीं। उस वक्त ने मुझसे कुछ चीजें छीन ली, लेकिन कुछ दे दी। फिर उस मासूमियत के साथ उसने मुझे बताया कि मैं दुनिया की सबसे बहादुर दादी थी। मैं मुस्कुराया और कहा कि यह साहस नहीं, बल्कि हार न मानने की सीख है। और उसने बच्चों की स्वाभाविकता के साथ उत्तर दिया कि यह बहादुरी है। टॉमस ने इसे दूर से रसोई में सुना। जब उसने हमारी ओर देखा,
तो मुझे पता चला कि उसे गर्व है, इस बात पर नहीं कि मैंने उसके लिए क्या किया, बल्कि इस बात पर कि मैं अपने लिए क्या करने में सक्षम हूँ। क्योंकि आर्टुरो ने जो कुछ भी किया, उसने मुझे सीमा तक धकेल दिया, लेकिन मैंने वापस आने का फैसला किया। और उसकी पूर्व पत्नी ने अपने सारे जहर के साथ हमें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि जो सत्य से निर्मित होता है उसे नफरत से आत्म नहीं किया जा सकता। अब जो जीवन हमारे पास है वह परिपूर्ण नहीं है, यह सच है। कठिन, थका देने वाले दिन, तर्क है, लेकिन यह सब एक ठोस आधार द्वारा समर्थित है जिसे कोई भी छू नहीं सकता है, इस निश्चितता के साथ कि हमने खुद को प्रामाणिकता में चुना है, बिना झूठ के, बिना मुखौटे के। और हमने इसे कठिन तरीके से सीखा, लेकिन हमने इसे सीखा। हर बार जब एलिसा बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ती है, हर बार कैमिला मुझे अपने दिन के बारे में कुछ सरल बताने के लिए लिखती है, और हर बार टॉमस किसी पुरानी कहानी पर मेरे साथ हंसता है, मैं समझ जाता हूँ कि क्या बचा है। यह विश्वासघात नहीं है, नहीं भूलने योग्य नाम ऐस, बल्कि वह प्यार है जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। जैसे जैसे साल बीतते गए, समय के निशान मेरे शरीर पर अधिक दिखाई देने लगे। मेरे घुटने पहले की तरह प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, मेरी पीठ अधिक आराम की मांग कर रही थी, और घर पर खामोशी लंबी और गहरी हो गई थी, लेकिन वे उदास नहीं थे। यह एक शांत स्वीकृति थी, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो अब धारा के खिलाफ नहीं लड़ता है, और उसने खुद को जीवन की पेशकशों में बह जाने देने का फैसला किया है। मैं इस शांति का आनंद लेने लगा। मैं हर सुबह बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी को कुछ भी साबित किए उठ जाता था। मेरे दिन छोटी छोटी चीजों के इर्दगिर्द व्यवस्थित होते थे, एक अच्छा नाश्ता, आस पड़ोस में धीमी गति से घूमना, किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत जो मुझे समझता हो। जब एलिसा सप्ताहांत पर आई, तो मैंने खिड़की से बाहर देखने में घंटों बिताए, कुछ खास नहीं सोचा, बस सड़क की लाई, हिलते हुए पैर, दौड़ते बच्चों को देखता रहा। इतना ही काफी था। मेरी यादें अब मुझे दुख नहीं पहुंचाती, यहाँ तक कि सबसे गहरी यादें भी नहीं। उनका वजन उतना नहीं रहा जितना पहले होता था। अब वे मेरा हिस्सा थे, पुराने घावों की तरह जिन्हें निडर उंगलियों से छुआ जाता है। कभी कभी मैं आर्टुरो के बारे में सोचता था, लेकिन गुस्से में नहीं। यह एक अपरिहार्य दूरी की तरह था। वह सिर्फ एक नाम था जो अब मेरे भीतर कुछ भी नहीं उकसाता था, अतीत की एक प्रतिध्वनि थी। क्लारा के साथ भी ऐसा ही हुआ। तब यह एक घनी छाया थी, लेकिन अब यह केवल एक प्रतिध्वनि थी, एक चेतावनी कि मुझे क्या दोहराना नहीं चाहिए। मेरी दुनिया चौड़ाई में सिकुड़ गई है, लेकिन गहराई में विस्तारित हो गई है। जब एलिसा मुझसे सवाल पूछती थी तो उसकी हंसी, सर्दियों में जब वह मेरे लिए गर्म चाय लेकर आती थी तो कैमिला का लुक, जब मैं सामान्य से अधिक शांत लगता था तो टॉमस का आलिंगन महसूस करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। इन सब ने मेरे जीवन को अर्थ से भर दिया। मैंने और अधिक लिखना शुरू किया, केवल रीले विचारों या पुरानी यादों के रूप में नहीं, बल्कि कहानियां, एक स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं, एक लिखित प्रतिशोध के रूप में नहीं, बल्कि शब्दों की विरासत के रूप में। जब एलिसा बरी हो गई, तो उसे पता चल गया कि मैं वास्तव में कौन हूँ, दूसरों ने क्या कहा उससे नहीं, बल्कि मैंने जो अनुभव किया उससे। मैंने नोटबुक्स को लंबे शब्दों से, सूक्ष्म विवरणों से, उन भावनाओं से भर दिया जिनका नाम लेने से पहले मैंने खुद को अनुमति नहीं दी थी। यह अस्तित्व में बने रहने का मेरा तरीका था, तब भी जब मैं यहाँ नहीं था। कैमिला यह जानती थी। एक दोपहर, जब हम नाश्ता कर रहे थे, उसने मुझसे कहा कि मैं जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में लिख रही थी। मैंने जवाब दिया कि हाँ, मुझे ऐसा करने की जरूरत है, आरोप लगाने के लिए नहीं, बल्कि सफाई देने के लिए, ताकि एक दिन एलिसा को बिना कल्पना किए ही पता चल जाए कि क्या हुआ था। कैमिला ने कहा कि यह प्यार का काम है, दूसरों के लिए नहीं। इन वर्षों में टॉमस भी बदल गया। वह अधिक चिंतनशील, चौकस हो गया। कभी कभी वह मुझसे एक पिता के रूप में अपने डर, अपने निर्णयों के बारे में, अपने संदेहों के बारे में बात करते थे। मैंने उनकी बात सुनी और एक गहराई देखी जो केवल उन लोगों के पास होती है जो हर चीज से गुजर चुके होते हैं। मैंने उससे कहा कि यह ठीक है, इसे पूर्ण बनाने की कोशिश न करना, बल्कि इसलिए कि वास्तविक प्रेम दृढ़ता में देखा जाता है, पूर्णता में नहीं। उसने मुझ पर विश्वास किया और यही काफी था। एलिसा एक प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के साथ आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिसे दिखावा करने की आवश्यकता नहीं थी। उसे मेरे साथ बैठना और पढ़ना अच्छा लगता था। जब उन्हें एक भी शब्द समझ में नहीं आया तो उन्होंने मुझसे समझाने के लिए कहा।
मैंने इसे किसी शब्दकोश से परिभाषित नहीं किया, लेकिन मैंने कहानियां बताईं कि ये शब्द मेरे पास कैसे आए। उसने मेरी बात इतने ध्यान से सुनी कि मैं निहत्था हो गया। मैंने उसके दादाजी के बारे में कभी कुछ बुरा नहीं कहा, उनकी कहानी जरूरी नहीं थी। उनके पास अन्य संदर्भ, अन्य आधार थे। उसकी दुनिया दूसरे हाथों से बनी थी और इससे मुझे शांति मिली। एक दोपहर, जब हम चौराहे पर आइसक्रीम खा रहे थे, एलिसा ने मुझसे पूछा कि क्या मुझे अकेले रहने से डर लगता है। उसने गंभीरता से मुझसे पूछा कि बच्चों को ऐसा तभी होता है जब उन्हें लगता है कि वे जितना समझा सकते हैं उससे कहीं अधिक जानते हैं। मैंने कई बार हाँ कहा, लेकिन मैंने यह भी सीखा कि जब आपके पास यादें होती हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से अकेले नहीं होते हैं, और जो लोग आपसे बहुत प्यार करते थे वे अभी भी आपके साथ हैं, भले ही वे अब आपके साथ नहीं है। उसने मुझे गले लगाया और कहा कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं उस पल तो नहीं रोया, लेकिन जब मैं उसे उसके घर छोड़कर वापस अपने घर गया तो मेरा दिल थोड़ा और खुल गया। मैं जानता था कि प्यार सबसे शुद्ध था जो मैंने कभी देखा था। सर्दियां बीत गईं और धीरे धीरे पतझड़ ने मेरी छत पर पत्ते छोड़ दिए, जिन्हें अब मैं अक्सर नहीं झाड़ता था। लापरवाही से नहीं, बल्कि पसंद से। मैं उन्हें संचित होते देखना चाहता हूँ, यह स्वीकार करने के एक तरीके के रूप में कि जीवन का अर्थ जो पहले था उसे छोड़ देना भी है। उपहार वही था, मेरे सामने। समय, जो कभी लगातार खतरे की तरह लगता था, सुबह की ताज़ी कॉफी की गंध की तरह, एक नरम स्मृति बनकर रह गया। हर छोटा क्षण कीमती हो गया। जब एलिसा ने मुझे गले लगाया तो अपनी ताकत और मासूमियत से ऐसा लगा जैसे उसने मुझे पूरी दुनिया दे दी हो। मैंने उसे बढ़ते हुए देखा और एक तरह से मैं भी उसके साथ बड़ा हुआ। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से। वह मेरा प्रतिबिंब थी और जो कुछ मैंने सीखा था उसे चुपचाप, बिना अनावश्यक शब्दों के सिखाने का अवसर था। कभी कभी वह अतीत के बारे में पूछती थी और मैं शांति से जवाब देता था। कभी उसे जीवन की कठिनाइयों से बचाने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि उसे दिखाता था कि रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमेशा कुछ अच्छा मिल ही जाता है। कैमिला और टॉमस अधिक बार मिलने लगे। हमने समय को महसूस किया, लेकिन दबाव के रूप में नहीं, बस एक निरंतरता के रूप में जिसने हमें जो कुछ हमारे पास था उसका अधिकतम लाभ उठाना सिखाया। प्रत्येक दौरे पर एक शांत बातचीत हुई, भावनाओं का वास्तविक आदान प्रदान हुआ। यह पहले की तरह नहीं था, जहां बैठ के अनकही उम्मीदों या शंकाओं से भरी होती थीं। अब हम सिर्फ एक परिवार थे जो अपनी अपनी गति से एक दूसरे से प्यार और सम्मान करते थे। अब मुझे किसी के सामने खुद को सही ठहराने की जरूरत नहीं रही। अतीत के निशान वहां थे, छिपाने के लिए किसी चीज के रूप में नहीं, बल्कि एक मानचित्र के रूप में जो मुझे वह रास्ता दिखाता था जहां मैं था वहां पहुंचने के लिए। हर निर्णय, हर गलती, हर हार ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। समय, जिसने पहले मुझे चुनौती दी थी, अब मेरा सहयोगी था। मैंने उसकी बात सुनना, यह समझना सीखा कि वह मुझे क्या सिखाना चाहता था। जब एलिसा 15 साल की हुई तो मुझे गर्व और पुरानी यादों का मिश्रण महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि उनकी उपस्थिति में समय तेज हो गया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी हमने बनाया था उसका प्रतिबिंब भी देखा। वह एक ऐसी महिला बन रही थी जिसके बारे में मैं जानता था कि वह होगी मजबूत, संवेदनशील, लेकिन बुद्धिमान भी। हमारी जो बातचीत हुई, जो अब और अधिक परिपक्व हो गई है, उसने मुझे दिखाया कि मैं उसके लिए जो सबसे ज्यादा चाहता था वह वही शांति थी जो मुझे मिलनी शुरू हुई थी। वह जानती थी, जैसा कि मैं जानता था, कि दर्द के बाद भी खुद को फिर से बनाने में, फिर से जीना सीखने में कोई शर्म नहीं है। अपने 75वें जन्मदिन पर मैं अपने बगीचे में उन फूलों से घिरा हुआ बैठा था जो मैंने वर्षों से खुद उगाए थे। हल्की हवा ने मेरे चेहरे को सहलाया और मुझे हर चीज के लिए आभारी महसूस हुआ। जीवन आसान नहीं था, लेकिन यह वास्तविक था और मेरे लिए इतना ही काफी था। मुझे अब किसी को कुछ भी साबित करने की इच्छा नहीं रही। मैंने यह पहले ही कर लिया था, एक तरह से, जब मैंने सच्चाई के साथ जीना चुना, जब मैंने अपने लिए जीना चुना। मैंने क्षितिज की ओर देखा और हमेशा की तरह वही परिदृश्य देखा, लेकिन एक नए दृष्टिकोण के साथ। वह परिदृश्य अब जीतने लायक नहीं था, बल्कि सराहना करने लायक था। मुझे जो शांति महसूस हुई वह कहीं दूर से नहीं, बल्कि मेरे भीतर से आई थी। मुझे उस पल पता था कि मैं आखिरकार घर पर हूँ। मैं अब उस अतीत का कैदी नहीं था जो मुझे परिभाषित करने की कोशिश करता था। मैं वही था जो हमेशा से था,
लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति की बुद्धिमत्ता के साथ जो समय की मांग के अनुसार सब कुछ कर गया। और इसलिए अपने परिवार के प्यार के साथ, अपने भीतर मिली शांति और अंततः मैं जो हूं वैसा बनने की आज़ादी के साथ, मुझे एहसास हुआ कि चक्र पूरा हो गया था। अब उत्तरों की खोज जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मैंने उन्हें पहले ही पा लिया था, प्यार में, नुकसान में, विकल्पों में और पुनर्निर्माण में। बाकी लोग बस जी रहे होंगे, इस निश्चितता के साथ कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं सीखना, प्यार करना और हर उस दिन के लिए आभारी रहना जारी रखूंगा जो मुझे दिया गया था।